टू द प्रोमाइज एकेडमी। आज बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 है कंप्लायंस रिस्क का। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उसमें इंट्रोडक्शन ही हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम करेंगे कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी के पास लेक्चर्स के नोट्स हैं। ठीक है, कंप्लायंस रिस्क हमने डिस्कस तो किया ही है। कंप्लायंस रिस्क क्या था लास्ट लेक्चर में। अब हम ये लाइन बाय लाइन देखते, वर्ड बाय वर्ड देखते। Compliance risk is exposure to legal penalties, financial forfeiture, and material loss an organization faces when it fails to act in accordance with industry's laws, regulations, internal policies, or prescribed best practices. Compliance risk is also sometimes known as integrity risk. ठीक है, ये आपको क्या समझ आया है, क्या क्लियर हुआ इस बात से? आप सबको तो क्लियर है। हमने डिस्कस किया था कि कंप्लायंस रिस्क बेसिकली क्या होता है। देखो, कंप्लायंस को जब भी आप कानून का पालन नहीं करते, कानून कौन से कानून, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो इंडस्ट्रियल लगेगा, आप सर्विस सेक्टर हो तो कुछ और लगेगा। तो आपको जो भी वो कानून है ना, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टीज लग सकती है, फाइनेंशियल फॉरफीचर हो सकता है, कोई भी लॉस हो सकता है। ठीक है, मटेरियल लॉस हो सकता है। तो इससे, और इस जो कंप्लायंस रिस्क है उसे हम और क्या कहेंगे, इंटेग्रिटी रिस्क। ये उसका दूसरा नाम है। Many compliance regulations are enacted to ensure that organizations operate fairly and ethically. ठीक है, देखो, जब कंप्लायंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होती है ना, तो उसके बाद उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस कंप्लायंसेस को फॉलो करे। पहली बात तो ये, और फॉलो करेगी ना तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लॉ कभी कभी इतनी स्ट्रिंजेंट है ना कि आपको वो स्कोप नहीं देते। ये भी क्लियर है कि लोग उसमें भी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर आप उसे लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करो तो आपको उसमें चांसेस ही नहीं मिलेंगे कि आप अनएथिकली भी फंक्शन कर सकते हो। क्योंकि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकली फंक्शन करने जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कुछ दिन बाद वो उनके बारे में लोगों को पता चल जाता है। जैसे सत्यम ही ले लो, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने जो फाइनेंशियल्स थे उनको अपने हिसाब से विंडो ड्रेसिंग किया था। उन्होंने फिक्टिशियस एसेट्स दिखाई थी, लायबिलिटीज दिखाए थे बहुत ज़्यादा। तो वो आज नहीं तो कल तो पता चल ही गया, है कि नहीं। और उनका उनका जो भी ऑडिटर्स हैं, जो भी सीएस इन्वॉल्व थे, उनको उस चीज़ के रिपरकशंस झेलने पड़े। क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट, एज अ प्रोफेशनल हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि चाहे वो लोग गलत हो, लेकिन हमें गलत नहीं होना है और हमें उनकी गलती के बारे में लोगों को बताना है, हमारे स्टेक होल्डर्स को बताना है, ताकि उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। आप ये चीज़ आपने अगर पढ़ी होगी तो, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, जहाँ 1 करोड़ तक है तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट तक रहते हैं, लेकिन अगर वो एक्सीड करता है तो हमें सीजी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो वो बात है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, है ना क्लियर, कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया। उनको जो पता था, उन्होंने सीए क्वालिफाइड किया। हमारे सीए के सिलेबस में ही ये एक मॉड्यूल का ही पार्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स हमें पढ़ाया जाता है। तो वो उन्होंने उसका पालन क्यों नहीं किया, है कि नहीं। और जब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया कुछ फायदे के लिए, तो ऑब्वियसली उनको उसका नुकसान झेलना पड़ा। देखो, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ऑन इट्स पेपर ऑन कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शन ऑन बैंक्स डिफाइंड कंप्लायंस रिस्क। अब ये रिस्क क्या है? As the risk of legal and regulatory sanctions, material financial loss, or loss to reputation to a bank may suffer as a result of failure to क्यों सफ़र करते हैं? Comply with laws, regulations, rules, related organization standards and codes of conduct. आई होप आपके लिए मेरे नोट्स बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे समझने के लिए, क्योंकि हमारी मॉड्यूल बहुत ही बुरी तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, मदर इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो लेकिन उनका जो एक पैटर्न है लिखने का, मटेरियल का, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिल जो कमिटी थी ना,
बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर उन्होंने जब कंप्लायंसेस ऑन कंप्लायंस मेंशन इन बैंक्स के ऊपर एक पेपर निकाला था, पेपर एज इन की आर्टिकल निकाला, पब्लिश किया था। तो उसने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे कंप्लायंस रिस्क कब होते हैं, जब वो लॉ फॉलो नहीं करते, इस ये वाले बॉक्स में आपको दिख रहा है, और इट हैज़ अ रिस्क ऑफ लीगल रेगुलेटरी सैंक्शंस, उन पे रोक लग सकता है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल रेपुटेशन आपका, सॉरी रेपुटेशन जा सकता है। येस बैंक एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो अभी लेटेस्ट में हुआ है। ठीक है, ये था। अब हमारा मेन किस्सा आया। The risk is closely interconnected with operational risk, legal reputation, so that from one follows the other. ठीक है, ये बात आपको भी पता है कि जहाँ एक लॉस होता है वहाँ पर दूसरा लॉस ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र करना पड़ता है। जहाँ ऑपरेशनल रिस्क हुआ, ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने, उनका ऑपरेशन था, रोज़मर्रा का काम था, वो उन्होंने नहीं किया, उनका नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से उनके रेपुटेशन, मतलब देखो कॉस्ट कम हो गया। अगर उन्होंने कोई फ्रॉड करके ये चीज़ ऑपरेशनल रिस्क को लॉस में कन्वर्ट किया था तो ऑब्वियसली रेपुटेशन लॉस भी होगा, और रेपुटेशन लॉस होगा, फ्रॉड हुआ है तो लीगल रिस्क तो होगा ही, क्योंकि फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा बाय द स्टेक होल्डर्स या फिर गवर्नमेंट। देखो, द प्रोडक्ट डज नॉट कंप्लाई विथ, मतलब उनके कुछ स्टैंडर्ड्स थे, क्योंकि आप तो जानते हो FSSAI, ठीक है, उनको कंप्लाई फूड सेफ्टी में करना पड़ता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो लीगल रिस्क हो सकता है, रिफंडिंग करना पड़ सकता है, या फिर लॉस ऑफ कस्टमर हो सकता है, या फिर नहीं, मतलब जहाँ वो एक बार पता चल गया, जैसे मैगी का एग्जांपल आप सबको याद होगा, अराउंड अ कपल ऑफ इयर्स बैक ये हुआ था कि उसमें एक MSG का नाम का एक कंटेंट था जो कि नहीं होना चाहिए, या फिर एक मात्रा से ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था। तो उस चीज़ को लेकर उस ठीक है, तो उसकी वजह से, मैगी की वजह से, उसमें जो पता चला था, उस फाइंडिंग की वजह से उसके कस्टमर्स लॉस हुए थे, उसका रेपुटेशन हैम्पर हुआ था, ठीक है, और उस पर लीगल एक्शन भी लिया गया था। तो इसलिए आपको उस एग्जांपल से ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि मैगी आप फिर लोगों ने बेशक स्टार्ट कर दिया उसे उसका कंजम्पशन, लेकिन बहुत लोग अभी भी दे डोंट वांट टू कंज्यूम इट, क्योंकि एक बार जब इमेज खराब हो जाती है ना दिमाग में, तो लोग फिर सोचते हैं कि उसे अवॉइड ही किया जाए, दे स्विच टू अदर प्रोडक्ट्स। देखो, इससे आपको एक चीज़ समझ आएगी कि एक प्रोडक्ट, मतलब एक कंपनी का लॉस दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कैसे? जैसे मैगी का रेपुटेशन लॉस हुआ तो उसके जो कंज्यूमर्स थे, देखो, क्योंकि हॉस्टलाइज जो बच्चे होते हैं हॉस्टल्स में या फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए मैगी बहुत ही एक लाइफलाइन की तरह थी। तो जब वहाँ से मैगी बंद हुआ ना, तो दूसरे पर उन्होंने स्विच किया। चलो, पतंजलि नूडल्स पर ही स्विच किया, लेकिन या फिर टॉप रामेन या अलग-अलग ब्रांड्स के थे, यिप्पी नूडल्स, ठीक है? तो इस एग्जाम्पल से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक चीज़, एक कंपनी का नुकसान दूसरे के लिए फ़ायदा हो सकता है, मतलब एक का थ्रेट दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है? तो अब ये प्रॉपर एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंप्लायंस रिस्क आखिर होता ही क्या है, ठीक है? ये आप सोच रहे हो कि आखिर इतना तो हमने पढ़ लिया, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? Compliance risk is the threat posed to a company's earnings or capital, मतलब कंपनी से अर्निंग किया मतलब नुकसान, प्रॉफिट कम होने का, कैपिटल लॉस होने का, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल थी ना, तो उसमें फिक्टिशियस एसेट्स या लायबिलिटीज जुड़ जाने का, जिसकी वजह से आपका नेट एसेट्स कम हो जाए as a result of violation or non-conformance with laws, regulations or prescribed practices. आपको जो कानून था, आपको जो पालन करना था, आपने नहीं किया। Compliance risk should be part of the culture of the organization. It is not just the responsibility of a specialist compliance staff. मतलब CS की जिम्मेदारी नहीं है। हम और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी और दूसरे चैप्टर्स में भी हमें बताया जाता है ना कि एज अ CS आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप लॉ कंप्लाई खुद करो, आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप दूसरों से लॉ कंप्लाई करवाओ, ठीक है? कैसे करवा सकते हो आप? लोगों को बता के, अवेयर करवा के, आपका ये जिम्मेदारी, आपको ये करना है, ठीक है? तो ये है एलिमेंट्स क्या है इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम के?
ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें आती है जब हम इफेक्टिवली कंप्लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेना। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टेबल से। हाई लेवल कंपनी पर्सनल हु एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एक नॉलेजेबल बंदा या बंदी, मतलब एज इन के इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल आप जाते हो, तो आप एक हाई लेवल, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कंप्लाई करो, आप एक मॉनिटर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी बनो कि लोग भी कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उनके हिस्से का जो भी कंप्लायंसेस है, ठीक है। फिर है कि रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये बात आपको पता होगी कि सभी लोग अपने जो उनका जॉनर होता है, मतलब उनकी जो फील्ड होती है उसमें एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर ले लो, अकाउंटेंट ले लो, लेकिन फिर आपका आपका क्या जिम्मेदारी है, आप एक कंप्लायंस ऑफिसर है हो एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको तो पता नहीं होगा कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। तो ये आप एक प्रोसीजर, एक पॉलिसी बनाओ, मतलब उनको इन्फॉर्म करो, इंटीमेट करो। कैसे कर सकते हो? ईमेल करो, एक प्रॉपर आप एक चार्ट बना के अपने बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का है कि आपको देखो ये डिपार्टमेंट के लिए ये कंप्लायंसेस होंगे, ये के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये, अकाउंटिंग के लिए ये, मार्केटिंग के लिए ये, ठीक है। तो आप ये लोगों को बताओ ताकि उनके सामने कभी भी जब उन जब भी उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के सामने कोई भी इरेगुलरिटी आती है ना, तो उसे वो बेझिझक आपके तक बता सके, क्योंकि आप कंप्लायंस ऑफिसर हो। आपको यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू देम, ठीक है। आप एक डिस्टेंस नहीं आ सकता, एक गैप नहीं आ सकता, ताकि वो जिसकी वजह से एक मिसकम्युनिकेशन हो, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए आप तक, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसका मतलब है ना कि आपको ओरिएंटेशन, सेमिनार, एक मीटिंग की तरह उनको बताना। आपने चार्ट तो लगा दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको वो चीज़ समझ भी आए। लीगली आपको पता नहीं है ना कि उनका कितना लीगली वो साउंड है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको उनको बताना, एक्सप्लेन करना होगा बेसिकली, ठीक है। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपको एक गैप ख़त्म करना है ताकि वो आपको रिपोर्ट कर सके, ठीक है। चाहे वो अनोनिमसली करे, चाहे वो बता के करे कि मेरा नाम ये है, मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन आप तक वो बात पहुँच सके तो आपको यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एनफोर्स्ड थ्रू वेल पब्लिसाइज्ड डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको कंप्लाई करनी ही है, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल कंप्लायंस मॉनिटरिंग। देखो, जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ना, उनका एक बेसिक मोटिव ये होता है, 4 मोटिव्स बेसिकली होते हैं। उसमें एक मोटिव ये होता है कि वो कंप्लाई करे विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग to ensure that the organization's compliance and ethics program is followed, periodically evaluate the effectiveness of organization's compliance program। तो आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो compliance है ना, एक इंटीग्रल पार्ट होती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की। और सिंस ये इंटीग्रल पार्ट होती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इंटरनल कंट्रोल का भी पार्ट हो। जब ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होती है तो इंटरनल कंट्रोल भी रेगुलरली पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो उसके साथ साथ उसका ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखा जाता है कि ये अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रिस्पॉन्स टू डिटेक्टेड ऑफेंसेस एंड करेक्टिव एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू डिटेक्टेड ऑफेंसेस एंड करेक्टिव एक्शन प्लान्स, देखो जब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है तो फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे और उसे अप्लाई करोगे और फिर चेक करोगे कि ये चीज़ करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। कॉन्सिक्वेंसेस, सहारा केस तो आपको याद ही होगा। इसमें ये एक सहारा केस ना, आप इसको ना बेसिकली उस पर ढूंढना यूट्यूब पे, उसके ऊपर एक वीडियो है, अगर मैं हो सके तो उसका मैं लिंक शेयर करूँगी, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसे ज़रूर देखना और फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। एक बार हम देख लेते हैं हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्क क्या क्या हो सकती है। रिस्क मतलब क्या क्या चांसेस है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ हमारे साथ हो सकती है।
पहला है कि पेनल्टी फाइन्स लग सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। क्रिमिनल चार्जेस, मतलब आप क्रिमिनली आपके साथ आपका ट्रायल किया जा सकता है एज अ क्रिमिनल। रेपुटेशनल डैमेज तो होगा ही होगा। एक्सेस टू डिमांड्स, न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट डिलेज, इसका एक बार हम नीचे देख लेंगे एक्सप्लेनेशन। आपका एक तो देखो, आप अगर कोई भी गलत चीज़ हुई ना, फॉर एग्जांपल आप जब आईसीडीआर आपने पढ़ा होगा फंडिंग में, तो आप देख लो अगर आपने वो कोई भी कंप्लायंसेस नहीं किए ना, तो सभी आपको परमिशन ही नहीं देगी लिस्टिंग करवाने का, स्टॉक एक्सचेंज परमिशन ही नहीं देगी इन प्रिंसिपल। तो आप वो मार्केट एक्सेस रिसोर्सेज एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, और जब वो एक्सेस नहीं कर पाओगे तो आप अपने आपका जो गोल था, ऑब्जेक्टिव था, उसे फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है। रोड ब्लॉक इन फंडिंग, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बैंक्स फंड नहीं करेंगे, आपको इन्वेस्टर्स फंड नहीं करेंगे, अगर पैसे मिलते भी है तो बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। क्रिमिनल चार्जेस में भी ऐसा कुछ नहीं है, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। रेपुटेशनल डैमेज तो इससे तो हमने इतना बार पढ़ चुका है। एक्सेस, ये देख सकते। Every country has its own labor and employment laws, and multinational companies are obligated to comply with the local laws and regulations also. Also, the businesses are required to meet a host of regulations if they wish to do business with the government. ठीक है। उनको, अगर आपकी कोई कंपनी है, गूगल है फॉर एग्जांपल, आप गूगल के सीईओ हो, आप गूगल के डायरेक्टर हो, आप गूगल के चेयरमैन हो, तो आप अगर इंडियन मार्केट को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है कि यहाँ के जो लॉज है उसके कंप्लाई करना। आप वो नहीं कर सकते कि मैं वहाँ के तो लॉ अप्लाई कर रही हूँ तो वो ज़रूरी है, तो मतलब वो कर चुकी हूँ तो ये क्या ज़रूरी है? नहीं, आपको करना ही होगा, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है। रोड ब्लॉक इन फंडिंग, आपको पैसे नहीं मिलेगा। ठीक है। Other risk distinct areas that present risk for non-compliances can also be stated as under। क्या क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो, 2 मिनट आप पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप पॉज करके एक बार पढ़ लो, फिर आगे कंटिन्यू करो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल। देखो, पहला तो है मॉनेटरी हो सकता है, आपका वो बिजनेस लाइन ही खत्म हो जाए क्योंकि आपको इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लॉस मेकिंग लाइन ऑफ बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे, आप जल्दी से जल्दी उसे पैकअप करोगे, उसे सेल ऑफ करोगे, और अपने जो प्रॉफिटेबल कोर आपका बिजनेस एरिया है उसे उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। इंक्रीज कैपिटल लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स, आपको एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपको लिक्विडिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, क्योंकि देखो मैगी का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन इस पे बैठता है कि अगर आपका खुद का डैमेज हो रहा है तो दूसरों को फायदा हो रहा है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब आप हो, देखो फॉर एग्जांपल अगर ये आप अपने पढ़ लो एज अ स्टूडेंट, कि एक दिन आपका था, फॉर एग्जांपल 20, आज का डेट ले लेते हैं 27 मई, तो आप हो सके आप चाहते हैं तो इसे पढ़ने में भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने नेटफ्लिक्स, आपने अमेजोन पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब आप एक पढ़ के इतना सिलेबस कवर कर सकते थे, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। पर्सनल पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है 447 एंड 448, ये ऐसे सेक्शंस है ना पेनल्टीज के कंपनीज एक्ट में, तो आपको पर्सनली लाइबल, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। फर्स्ट चेंजेस टू सीनियर मैनेजमेंट, मतलब जहाँ देखो येस बैंक के मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया, और ये चीज़ ज़बरदस्ती ही हुई है क्योंकि उन्होंने अपना जो काम था उन्होंने वो नहीं किया, वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे उसे फुलफिल नहीं किया। नीड फॉर हाईली प्राइस्ड रिस्क एंड कंप्लायंस स्किल्स, नीड फॉर मोर हाईली प्राइस्ड रिस्क, या इसको ये इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रहे हो ना, तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है। रिस्क जहाँ ज़्यादा होता है तो आपके चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हो सकते हैं। आपको उसके लिए स्किल्स चाहिए कि आप उसे अवॉइड कर सको, आप अपने पेनल्टीज़ को अवॉइड कर सको। ठीक है।
क्लॉबैक्स इन्वोक्ड ऑन बोनसेस, मतलब आपका मतलब ये होता है कि जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है ना उसे वापस लेना। बोनसेस, क्लॉबैक इन्वोक्ड इन बोनसेस, मतलब आपने ऑलरेडी बोनस रिसीव किया था लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपको नहीं करना था लेकिन आपने फिर भी किया है, तो आपको वो चीज़ वापस देनी पड़ सकती है। ऑपरेशनल, ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं, आप पढ़ लेना। ग्रेटर रेगुलेटरी एक बार देख लेते। ग्रेटर रेगुलेटरी स्क्रूटनी, मोर रेगुलेशन, कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल, मतलब देखो जहाँ एक बार गवर्नमेंट को शक हो गया ना कि आप ऐसे करते हो, तो गवर्नमेंट का आप पर जो आपके ऊपर जो एक क्या कह सकते हो उसे, एक आप गवर्नमेंट की नज़रों में आ सकते हो, ठीक है। और फिर जहाँ आप गवर्नमेंट की नज़र में आ गए उसके बाद आपकी हर एक छोटी से छोटी गलती भी बड़ी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने पर ले लो कि जहाँ आप अपने पेरेंट्स के नज़रों में मतलब आ गए कि आप ये ऐसी गलतियाँ करते हो, तो अगर आप नहीं भी करते हो ना तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाता है कि आपने वो गलती की ही होगी, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये कुछ भी नहीं है इस टेबल में। ये आप सबके लिए एक कोट है, मेरी बुक में बहुत जगह आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मेन एम है सीएस बनना, उसे हमें करना है किसी भी हालत में। एंड वी फील डीमोटिवेटेड समटाइम्स, आई नो। और हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है और हमें अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर, अपना ऑब्जेक्टिव जो है सीएस क्लियर करने का, उसे करना है, ठीक है। यहाँ इस टॉपिक से हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।